नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है कपास की विशेषताएं। इस कपास से संबंधित पहले हम 2 वीडियो देख चुके हैं। उन 2 वीडियोस में हमने देखा है कि कपास निर्माण की प्रक्रिया क्या है और कपास क्या है, ये हम पहले वाली वीडियोस में देख चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं कि कपास की विशेषताएं क्या हैं। अगर कपास की विशेषताओं की बात की जाए तो जो कपास की विशेषता है वो 2 टाइप से देखी जाती है। पहला जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम भौतिक विशेषताएं बोलते हैं। और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं रासायनिक विशेषताएं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, रासायनिक विशेषताएं। कपास की विशेषताएं हमेशा हम 2 टाइप से देखेंगे, फिजिकल और केमिकल। पहले हम देखते हैं कि जो भौतिक विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। जो कपास के रेशे का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, जो कपास का संगठन होता है, कंपोजिशन होता है कपास का, वो कैसा होता है, सेल्यूलोजिक होता है। ठीक है, जो कपास होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, इसीलिए इसको सेलुलोजिक फाइबर भी बोला जाता है। और कपास की लंबाई कितनी होती है, जो कपास का रेशा होता है इसकी लंबाई आधे इंच से लेके कितनी होती है, 2.5 इंच तक होती है। ठीक है, आधे इंच से लेके 2.5 इंच तक कपास की रेशे की लंबाई होती है। और इसका व्यास जो होता है 16 से 18 माइक्रोन होता है। कपास के रेशे का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 16 से 20 माइक्रोन होता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप से देखने पे, जब हम माइक्रोस्कोप से कपास के रेशे को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप से देखने पे कपास का रेशा कैसा दिखता है, 2 स्ट्रक्चर्स में दिखता है। एक तो किडनी शेप में दिखता है और सेकंड जो दिखता है घूमे हुए रिबन के समान दिखता है। घूमे हुए रिबन के समान एक स्ट्रक्चर, तो जब हम माइक्रोस्कोप से कपास के रेशे को देखेंगे एक स्ट्रक्चर उसका जो दिखता है वो घूमे हुए रिबन के समान दिखता है। और जो सेकंड दिखता है वो क्या है, किडनी शेप दिखता है, किडनी के आकार का दिखता है। ठीक है, जो कपास का घुमा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसे दिखता है, कुछ इस टाइप्स का दिखता है। ठीक है, इसको घुमे हुए आकार के, और अगर इसको हिंदी में हम बात करें तो इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य काट। ठीक है, अगर बोला जाएगा कि कपास का जो अनुदैर्घ्य काट होता है वो कैसा होता है, तो वो घुमे हुए रिबन के समान होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ काट होता है, अनुप्रस्थ काट कैसा होता है कपास का, किडनी शेप होता है। किडनी किस आकार की होती है, अनुप्रस्थ काट कपास का इस तरीके का दिखता है और अनुदैर्घ्य काट कपास का ऐसे घुमे हुए रिबन के आकार का दिखता है। ठीक है, फिर हम इसका फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें देखेंगे। जो रंग, कपास का रंग एवं चमक कैसी होती है। ठीक है, रंग एवं चमक जो होती है ये क्या होता है, चमकहीन होता है। ठीक है, चमकहीन होता है। जो कपास का रेशा होता है इसमें चमक नहीं होती है, ये चमकहीन रेशा होता है। क्योंकि जैसे हम कपास का, आप कभी देखें सूती कपड़े को देखें, वो काफ़ी चमक वाला नहीं दिखता है, वो मध्यम मध्यम दिखता है हमको, इसीलिए इसको चमकहीन बोला जाता है। और चमक बढ़ाने के लिए जो कपास का रेशा है उसमें क्या किया जाता है, मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है, चमक को बढ़ाने के लिए कपास में कौन सी प्रोसेस की जाती है, मर्सराइजिंग प्रोसेस की जाती है, मर्सराइज प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कपास की चमक बढ़ाने के लिए कपास में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। तो कपास में चमक बढ़ाने के लिए मर्सराइजिंग विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो कपास का रेशा है वो कैसा होता है, चमकहीन होता है और इसका जो रंग होता है वो भी डल होता है। इसलिए इसकी चमक को बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। जो प्रत्यास्थता होती है, प्रत्यास्थता का कपास में क्या होता है, पूर्ण अभाव होता है। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी का कपास में पूर्ण अभाव होता है।
और इलास्टिसिटी क्या होती है, प्रत्यास्थता क्या होता है, जब हमने टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी वाली क्लास देखी है उसमें हमने इसको अच्छे से समझा है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम कपड़े को खींचते हैं तो उसके बाद वो अपनी पूर्व आकृति में आ जाना ही इलास्टिसिटी कहलाता है। तो जो कपास का रेशा होता है इसमें प्रत्यास्थता का पूर्ण अभाव होता है, प्रत्यास्थता इसमें नहीं पाई जाती है। अगर आप कपास के रेशे को खींचोगे तो वो कपड़ा क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वो खिंचता नहीं है। ठीक है, इलास्टिसिटी कपास के रेशे में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो इसीलिए जो कपास का रेशा है उसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है। खींचने के बाद जो कपास का रेशा होगा वो अपने पूर्व आकृति में नहीं आ पाएगा। और कपास के रेशे में जो मजबूती होती है वो कितनी कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, मजबूती कपास के रेशे में अधिक होती है। तो कपास के रेशे का जो भौतिक स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। कपास के रेशे का जो संगठन होता है वो सेलुलोजिक होती है, और कपास के रेशे की लंबाई जो होती है आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक होता है। इसका व्यास जो होता है 16 से 20 माइक्रोन होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से कपास के रेशे को देखते हैं तो हमें इसके दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, दो आकार दिखते हैं। पहला आकार जो दिखता है वो घूमे हुए रिबन के समान दिखता है, जो हमने ये देखा है। और सेकंड आकार जो हमें दिखता है कपास के रेशे का, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो किडनी के आकार का दिखता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। अनुप्रस्थ काट में हमें जो कपास का रेशा होगा वो किडनी के आकार का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। और अगर अनुदैर्घ्य काट में देखें तो हमें रिबन के आकार का दिखेगा। ठीक है, अनुदैर्घ्य काट कपास के रेशे का रिबन के आकार का होता है, और अनुप्रस्थ काट किडनी के आकार का होता है। फिर हमने देखा था कि कपास का जो रेशा है इसमें रंग और चमक नहीं होती है, इसको चमकहीन रेशा बोला जाता है। और इसमें चमक बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मर्सराइजिंग प्रक्रिया करते हैं। मर्सराइजिंग प्रक्रिया क्या होती है हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो रंग एवं चमक बढ़ाने के लिए कपास के रेशे में मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। और जो कपास का रेशा होता है वो पहले अपनी जब पूर्ण रूप में होता है वो कैसा होता है, चमकहीन होता है। लेकिन जब हम उसमें मर्सराइजिंग प्रक्रिया करते हैं तो उसके बाद उसमें चमक आती है और कलर होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा था कि कपास का जो रेशा है उसमें प्रत्यास्थता का अभाव होता है। प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी वाली क्लास आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आप उसको देखोगे तो आपको जो टेक्सटाइल है काफ़ी अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, तो प्रत्यास्थता का इसमें पूर्ण अभाव होता है, इलास्टिसिटी का। और मजबूती जो होती है कपास के रेशे में वो काफ़ी अधिक होती है। जो कपास के कपड़े होते हैं वो इतने आसानी से नहीं फटते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं, कॉटन के जो कपड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कपास का जो भौतिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अब हम देखेंगे कपास का रासायनिक विशेषता है। ठीक है, जो कपास की रासायनिक विशेषता है उसमें जो पहला हम देखेंगे वो क्या है, ताप संवाहकता। जो कपास का रेशा होता है इसमें ताप को सहने की अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि इसीलिए इसको हम गर्मी के मौसम में पहनते हैं। ठीक है, गर्मी के मौसम में इसीलिए कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ताप को अच्छे से क्या करता है, अपने में ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और व्यक्ति को उससे क्या नहीं लगती है, ठंड गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, जब हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो उससे हमें क्या होता है, गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, इसीलिए ये हमको क्या शीतलता का अनुभव कराते हैं गर्मी के मौसम में, इसीलिए इनको गर्मियों में पहना जाता है। तो ताप का ये संवाहक अच्छा होता है, और इसमें प्रकाश का प्रभाव हानिकारक पड़ता है। ठीक है, प्रकाश का प्रभाव हानिकारक पड़ता है। हानिकारक प्रभाव में क्या होता है, जब हम कपास के रेशे को या फिर कपास के कपड़े को जब हम धूप में रखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो कपास का रेशा है वो कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ जाता है। अगर अधिक देर तक कपास का रेशा धूप में रह रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, जो कपास का कपड़ा है वो पीला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाता है। और रगड़ का प्रभाव कपास के रेशे पे नहीं पड़ता है। ठीक है, हम कितना पीट पीट के भी कपास के कपड़े को धो लें तो उस पर किसी प्रकार का कोई रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉटन के कपड़े पे रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला क्या है, और जो कपास के कपड़े की धुलाई होती है वो काफ़ी सरल होती है। ठीक है, इजीली हम उसको वॉश कर सकते हैं, सरल होती है इसकी धुलाई। और कपास के रेशे पे सूक्ष्म जीवाणु
फफूंद का प्रभाव जो होता है वो कैसा पड़ता है, हानिकारक पड़ता है। ठीक है, कपास का जो रेशा होता है, जब कपास के कपड़े को आप अगर 10 से 15 दिन भी किसी नमी वाले स्थान पे छोड़ देंगे जहाँ पे पानी हो रहा है, सूती वस्त्रों को या कॉटन के कपड़े को हम किसी नमी वाले स्थान पे छोड़ देंगे तो 10 से 12 दिन में हमें उसमें फफूंद दिखने लगेगी और सूक्ष्म जीवाणु दिखने लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब कपास के कपड़ों को हम पैक करते हैं न्यूज़पेपर में, इसीलिए उनको पैक किया जाता है ताकि उस पर क्या हो, किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु और फफूंद उस पर ना लगे। ठीक है, और विद्युत का संवाहक अच्छा होता है। अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर में प्रेस करते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, विद्युत का अच्छा संवाहक होता है और अवशोषकता भी इसमें अधिक होती है। ठीक है, पानी की सोखने की क्षमता कपास में सबसे अधिक होती है, अवशोषक अधिक होता है। ठीक है, तो कपास की जो रासायनिक विशेषता है, रासायनिक विशेषता में हमने सबसे पहले देखा कि ताप की संवाहकता अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में इसको पहना जाता है। गर्मी के मौसम में इसीलिए पहना जाता है क्योंकि ये जो गर्मी है उसको अपने में नहीं आने देता है और उससे क्या होता है, व्यक्ति को रिलैक्स महसूस होता है गर्मी के मौसम में, इसीलिए वो कपास के वस्त्र पहनता है। फिर है प्रकाश का प्रभाव, इस पर हानिकारक पड़ता है। जब हम धूप में 10 से 15 दिन भी अगर हम कपास के वस्त्रों को धूप में रख देते हैं तो उससे इससे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। जो कपास का रंग, जो कपड़ा है उसका रंग फेड हो जाएगा और जो कपड़ा है वो भी कमज़ोर हो जाएगा और पीला पड़ जाएगा। तो प्रकाश का इस पर प्रभाव हानिकारक पड़ता है और रगड़ का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम इसको कपड़ों से, डंडों से पीट पीट के, पटक पटक के भी धो ले तो उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धुलाई सरल होती है, कपास के कपड़े की धुलाई जो होती है काफ़ी सरल होती है, ईजिली वॉश हो जाता है और सूक्ष्म जीवाणु और फफूंद का भी इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर 10 से 15 दिन भी हम एक नमी वाले स्थान पर सूती कपड़े को छोड़ दें तो उसमें क्या हो जाएगा, फफूंद लग जाएंगे और सूक्ष्म जीवाणु उस पर पनपने लग जाएंगे। और विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। अगर हम इसमें हाई टेम्परेचर प्रेस करते हैं तो जो कपास का रेशा होता है वो जलता नहीं है। ठीक है, अवशोषकता, पानी को सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है। जो कॉटन होता है इसमें पानी को सोखने की अधिक क्षमता होती है, इसीलिए इसको हम हाइड्रोफिलिक फाइबर बोलते हैं, फिलिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कपास को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक फाइबर बोलते हैं। यानी कि हाइड्रो यानी कि पानी, फिलिक यानी कि अपने में फिल कर देना, इसीलिए कपास को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक फाइबर बोला जाता है। ठीक है, ये तो हमने देख ली है कपास की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं। अब हम कपास से रिलेटेड कुछ वर्ड समझ लेते हैं कि जो ऑपलैंड कपास है, समुद्री द्वीप कपास है, मिस्र का कपास है और एशिया का जो कपास है उसको किस नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है ये हम देखेंगे आगे। जो कपास है मैक्सिको और यूएसए में पाए जाने वाले कपास को क्या बोलेंगे, स्थान के आधार पर जो कपास होगा उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, पाए जाने वाला कपास क्या कहलाता है, मैक्सिको और यूएस में पाए जाने वाले कपास को क्या बोलते हैं, अपलैंड कपास बोलते हैं। ठीक है, अपलैंड कपास बोला जाता है और यही कपास जॉर्जिया के तट पे पैदा किया जाता है। पैदा होने वाला कपास क्या कहलाएगा, समुद्री कपास कहलाएगा, समुद्री द्वीप कपास कहलाता है। ठीक है, और वही कपास अगर मिस्र में इसका उत्पादन हो रहा है, मिस्र में पैदा होने वाला कपास कौन सा कपास कहलाएगा, मिस्री कपास कहलाएगा। और अगर कपास भारत, चीन, जापान में अगर इसका उत्पादन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एशियाई कपास कहलाएगा। ठीक है, कपास के ये नाम है, काफ़ी बार इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में।
तो अगर कपास मैक्सिको और यूएस में उगाया जाने वाला जो कपास होगा उसका नाम वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑपलैंड कपास हो जाएगा। अगर जॉर्जियो के तट पर पैदा होने वाले कपास को क्या कहा जाएगा, समुद्री द्वीप कपास कहा जाएगा। और कपास जब मिस्र में पैदा किया जाएगा, मिस्र में इसको उगाया जाएगा, तो ये कपास कौन सा कहलाएगा, मिस्री कपास कहलाएगा। और भारत, चीन, जापान में जब कपास का उत्पादन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, एशियाई कपास बोला जाएगा। ठीक है, ये तो हमने कपास से रिलेटेड कुछ टर्म देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि पहनने योग्य वस्त्र बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है। जब हमारा वस्त्र बनता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड हम कुछ देख रहे हैं, जब हमारा कपड़ा बन के तैयार होता है तो वो प्रक्रिया कौन कौन सी होती है हम उसको देखेंगे। जब कपड़ा हम बनाएंगे उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, तंतु का होना बहुत ज़रूरी है। तंतु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फाइबर्स बोला जाता है। ठीक है, फाइबर का होना ज़रूरी है। फाइबर जब हमारे पास होगा तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, धागा आएगा। धागा को क्या बोला जाता है, सूत भी बोला जाता है। ठीक है, धागा बोलो या सूत बोलो, दोनों एक ही बात है। तो धागा या सूत आएगा तंतु के बाद, और जो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यान बोलेंगे। ठीक है, अब जब हमारे पास धागा आ गया है, धागा आने के बाद हम क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। और वस्त्र को क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। फैब्रिक और फाइबर्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश में। तो जो फैब्रिक किससे बोलेंगे, तंतु को। जब हमारे पास तंतु आ गया, जैसे कपास का हमारे पास कोया आ गया, कोया आने के बाद हम उसका क्या बनाएंगे, धागा बनाएंगे। धागा जब हमारे पास आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, वस्त्र बनाएंगे। और जब हमारे पास वस्त्र बन गया तो वो वस्त्र क्या हो जाएगा, हमारा पहनने योग्य वस्त्र हो जाएगा, पहनने योग्य वस्त्र। और जो पहनने योग्य वस्त्र है उसे ही हम टेक्सटाइल कह देते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल, इसे ही हम क्या कहेंगे, टेक्सटाइल कहेंगे। अब जो ये बनने की प्रक्रिया है वो क्या है, तंतु से धागे बनने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाएगा, कताई कहा जाता है। ठीक है, जब तंतु से धागा बनेगा, जो हमारे पास फाइबर्स होगा, फाइबर से जब यान बनेगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस विधि को क्या बोलेंगे, स्पिनिंग बोलेंगे। ठीक है, स्पिनिंग यानी कि कताई बोलेंगे। और जब धागा से वस्त्र बनेगा, क्या बनेगा, जब सूत या धागे से वस्त्र यानी कि फैब्रिक बनेगा, वस्त्र बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुनाई बोलेंगे। ठीक है, बुनाई यानी कि वीविंग बोलेंगे। यही हमने जब हमने कपास के उत्पादन की प्रक्रिया देखी थी, वहाँ पे हमने देखा था कि जो कताई, स्पिनिंग क्या है, वीविंग क्या है, ये हमने वहाँ पे समझा था। ठीक है, जब कपास के वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में हमने देखा था कि कपास के वस्त्रों से हम वस्त्र निर्माण कैसे कर रहे हैं कपास के रेसे, तो वहाँ पे हमने स्पिनिंग और वीविंग को समझा था। अगर जब हमने वहाँ पे इस चीज़ को समझा था तो यहाँ पे ये हमारे लिए समझना और आसान हो गया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रोसेस हो रहा है, क्या हो रहा है, फैब्रिक से जब यान बनेगा, तंतु से जब धागा या सूत बनेगा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, कताई या स्पिनिंग बोलेंगे। और जब सूत से वस्त्र बनेगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, बिनाई या वीविंग बोलेंगे। और वस्त्र से जब हमारा वस्त्र बनेगा, लूम पर जब हमारा वस्त्र होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रे गुड्स बोलेंगे। और जब पहनने योग्य वो कपड़ा हो गया तो वो किस प्रोसेस से होगा, वस्त्र जब हमारा फैब्रिक होगा और टेक्सटाइल में जब वो बन जाएगा तो वो परिसज्जा के माध्यम से बनेगा, फिनिशिंग के माध्यम से बनेगा। ठीक है, ये कुछ टर्म और प्रोसेस है जो हमें टेक्सटाइल्स में जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।